नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज हम फिर लेके आए हैं कमेंट बॉक्स, जिसमें हम देते हैं आपके सवालों का जवाब। पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन होता है, किसी तरह की शंका होती है, आप कमेंट करके पूछते हैं, उसका हम जवाब देते हैं। तो हमेशा की तरह आज फिर है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव सिंह। तो हम सत्यदेव सिंह का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और सत्यदेव सिंह से आग्रह करते हैं कि आज का जो सवाल है, आप 2-3 रविवार से आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी जी। इस बार जो मेरे व्यूवर्स का सवाल जो है, जो थोड़ा सा चकराने वाला है। अच्छा, दिया जाएगा जवाब। और बहुत सारे टेक्निकल सवाल हैं जी और वो टेक्निकल सवाल ज़्यादातर जो आ रहे हैं नामांकन से आ रहे हैं। जी। तो हम समझते हैं कि अब तक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, रोज नए अपडेट आ रहे हैं। तो हम सवाल लेते हैं। सवाल लेने से पहले हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपका सलाह क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सवाल हम लेते हैं बहुत सारे, जो उसमें से हम चुनिंदा सवालों को छांटे हैं। जी जी। और सभी व्यूवर्स का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए हम 1-2 नाम ले लेते हैं। जो बबलू कुमार का सवाल है और बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल है, जी जी। जो इस बार जो संपत्ति का ब्यौरा देना है अच्छा। अभ्यर्थियों को, हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि उस संपत्ति का ब्यौरा कहाँ देना है। देखिए, पहले संपत्ति का ब्यौरा सिर्फ सांसद और विधायक को ही दिया जाता था। हाँ। लेकिन इस बार से जो पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो बिहार सरकार निर्वाचन आयोग ने जो लागू किया है, इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को भी संपत्ति का ब्यौरा देना है जी। और संपत्ति का ब्यौरा जब वो नॉमिनेशन करेंगे जी। तो उनके नामांकन फॉर्म जो है, हाँ। उस पर सारा डिटेल्स का फॉर्म है, कॉलम बना है, उसी में उनको संपत्ति का ब्यौरा देना है। उसे रहेगा साधारण सी बात, चल संपत्ति हो, चल संपत्ति या अचल संपत्ति हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम दूसरा सवाल लेते हैं। यह सवाल भुजबल कुशवाहा जी का है। बहुत सारे इनका सवाल था, यूपी से है। जी जी। ये बोले कि बहुत अर्जेंट है, तो मैं कमेंट में भी इनका जवाब दे दिया था। लेकिन मैं समझता हूं कि और लोगों के मन में यह सवाल होगा, इसलिए हम यहाँ आपसे पूछना चाहते हैं। जी। अगर चुनाव में उम्मीदवार जीत जाता है, जी जी, और वो उम्मीदवार पर बाद में गबन या किसी अन्य तरह के आरोप लगते हैं, जी जी, तो उसका जो प्रस्तावक बनेगा उस पर भी कोई आंच आएगा क्या, ये पूछ रहे हैं। जी जी। प्रस्तावक पर भी आंच आ सकता है। जी जी। इसमें कहीं दो राय नहीं। हाँ। इसलिए कि प्रस्तावक को बिल्कुल समझबूझकर ही प्रस्तावक बनना होगा कि वे जो चुनाव जीत कर आएंगे तो इनके पर किसी तरह का कोई तो आरोप तो नहीं है। नहीं, आरोप ये कह रहे हैं कि आरोप मतलब पहले से नहीं है, 5 साल के अंदर वो कोई गबन कर देते हैं, चाहे किसी तरह गलत करते हैं तब। और इसमें तो इन पर प्रस्तावक पर नहीं कोई आरोप नहीं। जी जी, बिल्कुल जी। मैं यही समझ रहा हूँ। और इनका इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जी जी। कि कोई अभ्यर्थी है, उसका प्रस्तावक हम बन गए जी, और बाद में जॉब लग गया अगर प्रस्तावक का, जी जी, तो कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। देखिए, उस समय जॉब में नहीं रहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है, जो जॉब में है, यानी नौकरी में जो लोग हैं, हाँ, सरकारी नौकरी में जो मानदेय लेते हैं, उनको प्रस्तावक या समर्थक नहीं बनना है। लेकिन बाद में लग जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। जी। तो आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। प्रस्तावक पर कोई आंच नहीं आने वाला है। प्रस्तावक जो है, जब तक चुनाव है तभी तक आप उम्मीदवार से जुड़े हुए हैं, उसके बाद नहीं जुड़े हुए हैं। एक सवाल जो है, बहुत हमारे पास फोन भी आया था। जी जी। एक रिटायर्ड फौजी हैं जी, और उनका भी कॉल आया था, और बहुत सारे लोगों का भी कॉल है जी, कमेंट में है।
और कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई रिटायरमेंट सरकारी नौकरी में थे, सेवानिवृत्त हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? चुनाव सेवानिवृत्त होने के बाद वे लड़ सकते हैं, जी जी। इसमें कोई अथी नहीं है। हाँ। इसलिए कि चुनाव जो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नौकरी में रहने वाले को इस त्याग पत्र देना होगा, लेकिन जो चुनाव जो नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं वो तो अब नौकरी में है नहीं, इसलिए उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं और एक और सवाल है, जी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जी, ये एमडी सदाब साहब पूछ रहे हैं। जी जी, सदाब साहब पूछ रहे हैं। हाँ, कि जो विधानसभा या लोकसभा में वोट नहीं दे पाया है कभी किसी कारणवश, जी जी जी, तो क्या वह पंचायत चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? देखिए, वोट देना एक अलग बात है। अगर विधानसभा में या लोकसभा में जो मतदाता सूची है, हाँ, उस सूची में उनका अगर नाम है, हाँ, तो प्राय निश्चित रूप से उनका भी पंचायत चुनाव में नाम होगा। हाँ, और जब नाम होगा तो वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते, चुनाव भी लड़ सकते, चुनाव भी लड़ सकते हैं। वोट अगर दिए हैं या नहीं दिए हैं पहले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जागरूक नागरिक वही होता है जो वोटिंग करे, अपना वोट दे। एक बहुत ही असदुल्ला शाह जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जी जी, और यह सवाल ये पूछते हैं कि मुखिया के पास कितने करोड़ का फंड आता है? देखिए, इसमें कोई फंड लिमिट नहीं है, जितना आप जो हाँ सरकार की जो है, सरकार जो है वो सरकार योजना भेजती है। जैसा जरूरत महसूस होता है उस तरह का पंचायत में वो फंड भेजता है, और उस फंड के हिसाब से मुखिया लोग काम करते हैं, योजना को पूरा करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अगर किसी पंचायत में असीमित फंड मान लिया जाए, जी जी, और पंचम और जो 15वीं का जो पैसा वो तो आता है, सबको आएगा, है बराबर आएगा, यह आबादी के अनुसार भी आता है जी। लेकिन जो मनरेगा से और कार्य होते हैं और सारे कार्य होते हैं, तो मुखिया काम करना चाहे तो काम कर सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतना फंड आएगा, इतना करोड़ का फंड आएगा, सांसद विधायक जैसा कोई कोटा नहीं है उनके पास। मनरेगा में तो मांग के अनुसार काम मिलता है। और एक सवाल बहुत ही मतलब हम लोगों को परेशान किया, और आप भी मेरे साथ थे। जी जी, हम लोगों ने पूरी किताब उलट दी, अधिकारियों से संपर्क किया जी। यह सवाल समरजीत कुमार जी का है। जी जी, ये कहते हैं कि सर हम लोहार जाति से हैं, जी जी, और वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लोहार जाति को जो है तो एसटी में शामिल कर दिया गया है, जनजाति में, और हमारे क्षेत्र में जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम बहुत मेहनत किए हैं। तो खैर उस सवाल का तो हम आपका जवाब देंगे, लेकिन लोहार जाति से संबंधित जो बहुत सा कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाह रहा था कि सही में क्या है। आप भी बोल रहे थे कि अभी एसटी में शामिल नहीं हुआ। देखिए, लोहरा और लोहार, LOHARA, एल और LOHRA, दो जातियों को जो बिहार गजट है उसमें क्रमांक संख्या 22 में एक्ट 1976 वॉल्यूम नंबर 108/1976 में इस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। लेकिन हुआ क्या है कि ये लोहारा और लोहरा है, जबकि जाति जो है बिहार में लोहार है। इसके चलते कंफ्यूजन हुआ है, ये मामला अटक गया था। तो हम समझते हैं कि पिछले साल तक लोहार जाति का एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बनता था बिहार में। तो हमने उस पर और रिसर्च किया, खोजने का प्रयास किया कि आखिर मामला क्या है। तो हम बहुत ढूंढने के बाद अगर अनुसूचित जाति में तो इसको पिछड़ी से विलोपित किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर पिछड़ी से विलोपित कर दिया गया है तब वो एसटी में है। तो कर दिया गया है, तब विलोपन सूची मैंने देखा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलोपन सूची में क्रमांक संख्या
1170 दिनांक 25/3/2010, क्रमांक संख्या 3, संकल्प संख्या 1170, क्षमा चाहेंगे, क्रमांक संख्या 3, संकल्प संख्या 1170, दिनांक 25/3/2010 को इसको विलोपित कर दिया गया है। तो यह ऑब्वियसली एथी में एसटी में शामिल हो गया और इनकी सर्टिफिकेट ऑफ एसटी की बन रही है। मैंने अधिकारियों से भी बात कर लिया है। तो दोस्त समरजीत जी, आपने मेहनत किया है, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप अपनी जाति के लोगों के लिए ही मेहनत किया है। आरक्षित नहीं है तो क्या हुआ, एक पंचायत में बहुत सारे वार्ड होते हैं, वैसा वार्ड ढूंढिए जो सामान्य हो और सामान्य से चुनाव लड़ सकते हैं आप। आपको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ आरक्षण का मामला नहीं हो, हाँ, जहाँ सीट आरक्षित नहीं है वहाँ चुनाव कोई भी लड़ सकता है। और जहाँ तक बात है कि कोई अगर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की, तो उस पर अभी मैं एक आज ही दिशा निर्देश आया है, उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बनाऊंगा और आज ही डाल दूंगा, क्योंकि जब इसको बड़ा हो जाएगी फिर वीडियो। लेकिन कुछ सवाल जो है से बार बार पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब दे देना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग जो पिछला वीडियो में नहीं जाना चाहते, नहीं देखना चाहते, इस एक ही वीडियो में सब सवाल मिल जाए। तो जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आधार, पैन, वोटर लिस्ट या फिर एकेडमिक प्रमाण पत्र में नामों में अंतर की ज़्यादा बात की जा रही है कि नाम यह है सिंह है तो उसमें प्रसाद है, तो ऐसे है तो वैसे है, तो इस पर क्या करें। तो देखिए दोस्त, आपका नाम के गलती के चलते नामांकन रद्द नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपका वोटर लिस्ट, जिस नाम से वोटर लिस्ट में नाम गलत है, तो आप एक एफिडेविट देकर उसे घोषणा पत्र देके आप चुनाव लड़ सकते हैं। जिस नाम से चुनाव लड़ना, नाम से ना जाना चाहता हूं, वोटर लिस्ट में मेरा नाम यह है। नहीं तो अन्यथा वोटर लिस्ट के नाम से चुनाव लोग लड़ते ही हैं, उसी से नामांकन करते ही हैं। अपना फिर जो प्रचार करते हैं तो बता देते हैं मतदाताओं को कि फलाना सिंह हैं, लेकिन हमको फलाना बाबू के नाम से जानते हैं। तो करके बता देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो हमने क्लियर अलग वीडियो से बना के क्लियर किया था कि सर आचरण प्रमाण पत्र कहाँ से बनाया, चाहे लगेगा कि नहीं लगेगा, जबकि हम लोगों ने पहले तो आचरण प्रमाण पत्र का बात आया था। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है, इसको बिल्कुल हटा दिया है। अभी आचरण का इसमें आवश्यकता नहीं है। आप अगर आचरण बनाए चुनाव लड़ सकते हैं, और ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं कि आचरण रहे, तो आप आवेदन जिला में होता है, सामान्य प्रशासन पुलिस। खैर बात है कि आचरण के लिए आपको कोई आवेदन, आपको एक घोषणा कर देना है, सिर्फ आचरण वही आपका आचरण है। आपको घोषणा कर देना है कि हमारे ऊपर केस इतना है, क्या केस नहीं है, बस वही घोषणा पत्र में आप जो एफिडेविट देंगे उसमें कर देना है। और एक जो नया सवाल जो मैंने कल ही वीडियो डाला था उससे है कि अब जो आपको पता ही होगा कि अब जो प्रत्याशियों को अपना बायोडाटा भी नामांकन पत्र के साथ देना है, अलग से एक कॉलम होगा। तो ये सवाल है कि बायोडाटा कहाँ बनेगा, बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है। अरे भाई, शादी विवाह के लिए बायोडाटा हम लोग बनवाते हैं, कहीं चाहे जाते हैं, और इसमें जो बायोडाटा जो है, तो जो आप नामांकन पत्र है उसी में एक कॉलम होगा, उस कॉलम को भर देना है, उस फॉर्म को भर देना है। आपकी रुचि अगर कॉलम में रहेगा, रुचि तो रुचि में लिखना है। अगर आपको क्रिकेट खेलने में रुचि है तो क्रिकेट खेलने में लिख दीजिए, समाज सेवा में समाज सेवा योग्यता क्या है वो सारे भरना है। शादी विवाह में गोत्र कुल इस सब के लिए अलग से बायोडाटा बनवाया जाता था, वो बायोडाटा कहीं बनवाने की जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं डॉक्टर साहब की अब करीब करीब इनका समाधान हो गया है, तो हम इनसे विदा लेते हैं। और आग्रह आपसे यही करते हैं कि अगर आप वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपके और सवाल क्या है। हम कोशिश करेंगे कि सभी का सवाल लें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमसे आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।